हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विधि को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था व्यवस्थापिका, ये कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न है और हम इसका भी जो अच्छे से अच्छे प्रश्न इस पर बन सकते हैं या कहीं पूछे गए हैं वो प्रश्न लेकर आए हैं। तो विधि को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका या सरकार? तो हम पहले भी बताए हैं कि विधि का निर्माण करने वाली संस्था व्यवस्थापिका थी, लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका थी, उसकी समीक्षा करने वाली संस्था न्यायपालिका थी। तो आपका पहले नंबर प्रश्न का उत्तर तो अब आप समझ गए होंगे। विधि को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो ब्रिटेन में पाई जाती है। हाँ भाई, ब्रिटेन में पाई जाती है। जापान में भी संसदीय कार्यपालिका है। भारत में ही संसदीय कार्यपालिका है, जापान में भी है। ब्रिटेन में भी संसदीय कार्यपालिका है, जापान में भी संसदीय कार्यपालिका है, भारत में भी संसदीय कार्यपालिका है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? किस देश में विधायिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में या भारत में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्राजील में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये शक्ति पृथक्करण के आधार पर आधारित है। भारत में देखने को मिलता है, पर साथ में आपके ऑप्शन में स्विट्जरलैंड दिया गया है, जो कि भारत से ज़्यादा कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक घनिष्ठता पाई जा रही है। तो आपका उत्तर भारत ना होकर स्विट्जरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रमुख गुण क्या है भाई? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 4, शासन में स्थिरता या सामूहिक उत्तरदायित्व या प्रधानमंत्री का नेतृत्व या कार्यपाल की अनिश्चितता? उत्तर देने का प्रयास करें। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? तो चलिए बताने का प्रयास करें। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित रहती है और इस कारण शक्ति पृथक्करण की पर लागू होने के कारण अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण होता है शासन की स्थिरता। शासन की स्थिरता। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। ये प्रश्न नंबर 3 पे फिर से थोड़ा ध्यान दें। किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? यदि स्विट्जरलैंड ऑप्शन में ना होगा तब आप भारत को लगा देंगे। ये पहले भी बताया और अभी भी क्लियर कर रहा हूं। यदि स्विट्जरलैंड ऑप्शन में नहीं है तो भारत पर आपका निशान लगेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण। संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति,
या उत्तरदायित्व या स्थायित्व या मंत्रियों की विशेषज्ञता। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि सभी सही हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन गुण है, सबसे उचित उत्तर क्या होगा, आपको इस पर ध्यान देना है। तो संस्थात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण है उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है तो ब्रिटिश सम्राट, नहीं भाई, ये ब्रिटिश सम्राट जो है ये औपचारिक कार्यपालक नहीं, वास्तविक कार्यपालिका ब्रिटिश सम्राट, हाँ ये है। भारतीय राष्ट्रपति ये भी है, जापान का राष्ट्रपति ये भी है। ये संसदीय कार्यपालिका वाले हैं जहां पर ये औपचारिक कार्यपालिकाएं हैं। अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आपका आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है तो भारत का प्रधानमंत्री है भाई, उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी होता है कॉमन सभा के प्रति। जापान में परिषद भी उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन नहीं है फिर, तो आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है, कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है, विदेश संबंधों का संचालन या सैनिक कार्यों का संचालन या नेतृत्व या आर्थिक। अब आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक कार्य। भाई प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें, तब आप ऑप्शन पे भी ध्यान दें और उत्तर करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। तो राजनीतिक कार्य पूछ रहा है तो कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है नेतृत्व, है नेतृत्व। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं है, तो प्रशासन का निर्देशन करना है भाई, कानून व व्यवस्था बनाए रखना ये भी कार्य है, संविधान में संशोधन करना ये संसद का कार्य है भाई, ये संसद का कार्य है, ये संसद का कार्य है। कानूनों को लागू करना ये भी कार्यपालिका का कार्य है। तो आपसे पूछा जा रहा क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो ये कार्यपालिका का कार्य नहीं है संविधान में संशोधन करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्यपालिका का कार्य नहीं है, फिर वैसा ही क्वेश्चन, कार्यपालिका का कार्य नहीं है तो देखिए भाई, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना तो भाई कार्य है, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना ये भी कार्य है, युद्ध का संचालन करना ये भी कार्य है, राजनीतिक समाजीकरण एवं शिक्षण नहीं भाई, ये राजनीतिक दल का कार्य है, राजनीतिक दल का कार्य है भाई, राजनीतिक दल का कार्य है। तो बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। चलिए भाई अब चारों ऑप्शन आ गए हैं, अब पढ़ने का प्रयास करें, उत्तर देने का प्रयास करें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में कार्यपालिका को स्पष्टतया व्यवस्थापिका से पृथक रखा जाता है। तो ये सही है क्या, तो हाँ भाई ये सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक रहते हैं।
दूसरा ऑप्शन देखें, ये तो सही है। दूसरे ऑप्शन में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को व्यवस्थापन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का विधिवत अवसर मिल जाता है। नहीं भाई, ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में नहीं है भाई, ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में सही नहीं है। अगला देखें, ये संसदीय कार्यपालिका में ऐसा होता है, संसदात्मक कार्यपालिका में ऐसा होता है, अध्यक्षात्मक में नहीं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उसी के अपोजिट ये दे दिया गया है, ये भी सही है। संसदीय प्रणाली में संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सत्रावसान, स्थगन तथा विघटन करना कार्यपालिका का कार्य यादगार है। हाँ भाई, ये भी है। तो अब आपका ऑप्शन, इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद देखा होगा कि ऑप्शन बा ये संसदात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है। नहीं भाई, नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति, नहीं, ये भी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, ये भी नहीं। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड संघीय सभा, संघीय परिषद। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। किस देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित है? तो ये जापान में निहित है, या फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में, या ब्रिटेन में? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन पढ़ने के बाद उत्तर करने का प्रयास करें। किस देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों में निहित है? ये भाई निहित है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। किस देश में कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है? किस देश में कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है? प्रश्न नंबर 14 को उत्तर करें। भारत में ऐसा किया जाता है, या स्विट्जरलैंड में, या ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो किस देश में कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका, भाई व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ये कथन किसका है? मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ऐसा चर्चिल ने कहा है, या एलन बाल ने, या ये कथन रामजे म्योर का है, या रॉबर्ट सीबोन का है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलें, और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करते हुए अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह करते रहें, जैसा कि आपके परीक्षा हाल में आपको हूबहू देखने को मिले और आप उसका उत्तर करके आएं। मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ये कथन रामजे म्योर का है, रामजे म्योर। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के कारण, कार्यपालिका की शक्तियां में ज्यादा वृद्धि हुई है, शक्तियां बढ़ गई हैं, क्यों? ये आपको बताना है, उस कारण बताना है। तो गृह संकट, हाँ भाई ये भी हो सकता है,
गृह संकट के कारण भी कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि हुई है। राजनीतिक दलों का विकास के कारण भी हुई है। संचार व आवागमन के साधनों के कारण भी हाँ वृद्धि हुई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यपालिका की शक्तियों में इन सभी के कारण वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 17 देखें। वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। भोगन का ये कथन किसके बारे में है? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन देखें भाई। ये भारतीय राष्ट्रपति के बारे में है, या अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में है, या ब्रिटिश सम्राट के बारे में है, या फ्रेंच राष्ट्रपति के बारे में है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो भोगन का ये कथन अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 देख लें। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है। यह कथन किसकी ओर संकेत करता है? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम है। ये कथन किसकी ओर इंगित करता है? तो हम आप ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। भारत की ओर, ब्रिटेन की ओर, जापान की ओर, या अमेरिका की ओर। तो अमेरिका में भाई प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन देखें। अमेरिका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल का अपनी इच्छा के अनुसार तय करता है, गठन करता है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किसी देश में मंत्रिमंडल तो पाया जाता है किंतु मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं। किसी देश में मंत्रिमंडल तो पाया जाता है किंतु मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं। तो भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हाँ, अमेरिका में मंत्रिमंडल तो पाया जाता है पर मंत्रिमंडल का गठन अमेरिकी राष्ट्रपति पर निर्भर होता है और इस कारण यहाँ उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बा, क्योंकि राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का गठन करता है अपनी इच्छा अनुसार, तो सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। किस देश की कार्यपालिका में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुणों का समन्वय पाया जाता है? प्रश्न नंबर 20 देखें भाई। किस देश की कार्यपालिका में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में है, या भारत में, या अमेरिका में, या जापान में? तो हम आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखें। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। राजा अमूर्त है और राजमुकुट मूर्तमान, बस यही गलत है। राजा अमूर्त नहीं, राजा मूर्तमान है और राजमुकुट अमूर्त है। यही गलत है, ये उल्टा लिखा गया है। राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजा राजमुकुट का अंग है, राजा राजमुकुट का अंग है। ये सारी बातें ब्रिटेन के संबंध के में कही जा रही हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा
क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करेंगे। क्राउन को किसने कहा कि एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना है? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें तो एक ग्लेड स्टोन ने कहा, या लास्की ने कहा, या सिडनी ला ने कहा, या मुनरो ने कहा। तो क्राउन को सुविधाजनक काम चलाओ उपकल्पना कहने वाले व्यक्ति थे सिडनी ला। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। क्राउन से क्या तात्पर्य है? क्राउन से तात्पर्य क्या है? सम्राट हैं, या सम्राट और प्रधानमंत्री, या सम्राट और संसद, या सम्राट, मंत्री और संसद। तो क्राउन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो क्राउन में भाई देखिए, क्राउन में तो सम्राट भी शामिल है, सम्राट और प्रधानमंत्री भी शामिल है, सम्राट और संसद में शामिल है, सम्राट, मंत्री और संसद शामिल है। तो आपका ये ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। इस ऑप्शन में देखेंगे सभी शामिल हैं, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्राउन से तात्पर्य है ऑप्शन द सम्राट, मंत्री और संसद। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये ब्रिटिश संविधान है, या परमाधिकार तथा संविध है, या ब्रिटिश विरासत है, या मंत्रिमंडल है। ऑप्शन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे भाई। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत, चलिए हम आपको बताते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत है उसके परमाधिकार तथा संविधि, जो समय समय पर व्याख्या की गई है कानूनों की, जो समय समय पर उसके अधिकारों को उपयोग किया गया है। तो राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत है परमाधिकार तथा संविधि। सम्राट का अधिकार नहीं है। सम्राट का अधिकार नहीं, क्या नहीं अधिकार है? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो परामर्श देने का, परामर्श तो भाई सम्राट देता ही है। प्रोत्साहित करने का ये भी करता है। प्रशासन के संचालन का ये भाई सम्राट का कार्य नहीं है, चेतावनी देता है, पर प्रशासन के संचालन का इसका अधिकार नहीं है, इसका कार्य नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 26। क्राउन यदि अब राजपूत की चालक शक्ति नहीं है तो उसका मस्तूल अवश्य है, जिस पर पाल बंधा हुआ है, और इस रूप में वह केवल उपयोगी ही नहीं वरन राजरूपी जहाज का एक आवश्यक अंग है। यह कथन किसका है भाई? ऐसा व्यक्त करने वाले कौन से विद्वान हैं? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर करें। क्राउन यदि अब राजपूत की चालक शक्ति नहीं है तो उसका मस्तूल अवश्य है, जिस पर पाल बंधा हुआ है, और इस रूप में वो केवल उपयोगी ही नहीं वरन राजरूपी जहाज का एक आवश्यक अंग है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले, ऐसा कथन करने वाले भाई लाबेल जी हैं, लाबेल महोदय। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजा ने निषेधाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया? प्रश्न नंबर 27 में आए और प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे भाई। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजाधिकार ने निषेधाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया था? ये 1707 में किया, या 1832 में, या 1911 में, या 1949 में? तो प्रश्न नंबर 27 देखेंगे भाई। इसमें अंतिम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है 1707 में। ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28।
कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है भाई? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। ब्रिटिश राजा कोई गलती नहीं करता, ये तो भाई सही है। ब्रिटिश राजा कोई काम करेगा तब गलती करेगा, ब्रिटिश राजा कोई गलती नहीं करता। ब्रिटेन में राजा का शासन चलता है, राज का नहीं। नहीं भाई, ब्रिटेन में राज का शासन चलता है, राजा का नहीं, बस यही गलत है। राजा स्वर्णिम शून्य है, सही है। राजा रश्मि प्रधान है, ये भी सही है। और आपसे पूछा जा रहा क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बा सही है कि ये सही नहीं है, यही वक्तव्य सही नहीं है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इंग्लैंड में सरकार को क्या कहते हैं? इंग्लैंड में सरकार को क्या कहते हैं? राजा की सरकार, या जनता की सरकार, या संवैधानिक सरकार, या संसद की सरकार? अरे भाई, इतना सब होने के बावजूद ही इंग्लैंड में सरकार को कहते हैं राजा की सरकार, राजा की सरकार। प्रश्न नंबर 29 में ऑप्शन आ सही आपका उत्तर होगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। इंग्लैंड में सम्मान का स्रोत माना जाता है संविधान को, या प्रधानमंत्री को, या क्राउन को, या संसद को? इंग्लैंड में संविधान का स्रोत किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो इंग्लैंड में संविधान का स्रोत भाई क्राउन को माना जाएगा, क्राउन को। इसमें सभी शामिल थे ना भाई, तो इंग्लैंड में सम्मान का स्रोत क्राउन को माना जाएगा, यही सा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी कौन सी है, क्या है? प्रिवी काउंसिल, या लॉर्ड सभा, या संसद, या कॉमन सभा? नहीं भाई, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी है प्रिवी काउंसिल। प्रश्न नंबर 31 का आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखें। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि, क्या परंपरा है भाई? चलो देखते हैं क्या परंपरा है। प्रश्न नंबर 32 में प्रधानमंत्री लॉर्ड सभा का सदस्य हो सकता है। भाई ऐसी परंपरा नहीं है, प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। हाँ ये सही है, प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा, ये परंपरा है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सम्राट की पसंद का व्यक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री प्रिवी परिषद का सदस्य हो सकता है, ऐसा भी नहीं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही सदस्य होगा, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 34, छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? तो ये प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, या विरोधी दल के नेता बनाते हैं, या सम्राट बनाता है, या लॉर्ड चांसलर? तो एक तो आप ये समझ लें कि छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में बनता है। अब कौन बनाता है ये आपको पता लगाना है, वो ऑप्शन देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। तो छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने बतलाया था? प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने बतलाया था? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर करने का प्रयास, 34 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने बतलाया था? बेजहार्ट ने, या डायसी ने, या ग्लैडस्टोन ने, या लॉर्ड मार्ले ने? तो समान पद वालों में प्रथम किसने बतलाया है? तो ये बतलाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मार्ले। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा? प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा था भाई? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन देखें। तो डायसी ने कहा, या जेनिंग्स ने कहा, या विलियम हार्कोर्ट ने कहा, या लास्की ने कहा?
प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा बतलाने वाले थे विलियम हारकोर्ट। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? सम्राट करता है या प्रधानमंत्री या लॉर्ड चांसलर या स्पीकर? ना तो सम्राट करता है, ना लॉर्ड चांसलर करता है, ना स्पीकर करता है। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण क्या है? ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही सर्वे सर्वा है, इसका कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है विधि का शासन है, या कॉमन लॉ है, या राजतंत्र है, या दलगत अनुशासन है। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का प्रमुख कारण है दलगत अनुशासन। दलगत अनुशासन है भाई, विधि का अनुशासन है पर दलगत अनुशासन रहेगा, तो आप दलगत अनुशासन पर ही सही का निशान लगाएंगे, अपना गोला दलगत अनुशासन का ही भरेंगे। प्रश्न नंबर 37 में ऑप्शन दा को सही मानेंगे, दलगत अनुशासन नहीं रहेगा तब विधि के शासन पे आप जोर देंगे। दोनों रहेगा तो दलगत अनुशासन पर ही आपको गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्ष है? अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? कितना अवधि है इसकी? 7 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की अवधि है भाई 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये आपको बताना है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? प्रश्न नंबर 39 में बताएं तो 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार? तो अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही बन सकता है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके प्रस्ताव से चलाया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके प्रस्ताव पर चलाया जा सकता है? तो ये प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव पर, या सीनेट के प्रस्ताव पर, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर, या मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर? अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके प्रस्ताव पर चलाया जा सकता है? तो प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव पर। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो सीनेट करती है, या प्रतिनिधि सभा, या कांग्रेस, या निर्वाचक मंडल? प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? सीनेट, प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस, या निर्वाचक मंडल? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है निर्वाचक मंडल। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 42 देखिए। उस समय कौन अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है? यदि निर्वाचक मंडल के द्वारा स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? कौन राष्ट्रपति के बाद में फैसला देता है? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये फैसला सीनेट करती है, या प्रतिनिधि सभा, या चुनाव आयोग, या सर्वोच्च न्यायालय? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है। निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रतिनिधि सभा अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बा
प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 देख लें। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद का पद ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 43 देखें भाई, ये 20 जनवरी या 20 अगस्त या 20 नवंबर या 20 दिसंबर। भाई किसी किसी देश में किसी किसी तारीख को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1930 के को जोड़ के देखते हैं। उसी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद कब पद ग्रहण करेगा, एक तारीख निश्चित होती है कि उसी तारीख को पद ग्रहण करेगा। तो उस तारीख को आपको पता लगाना है, वो तारीख है 20 जनवरी। ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान दे दें कि यही तारीख पे ऐसा काम होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद 20 जनवरी को ही पद ग्रहण करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संपन्न संधियों के लिए किसके द्वारा पुष्टिकरण आवश्यक है? प्रश्न नंबर 44 देखें भाई, और ऑप्शन देख के सीधे उत्तर करने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संपन्न संधियों के लिए किसके द्वारा पुष्टिकरण आवश्यक है? मंत्रिपरिषद द्वारा या कांग्रेस द्वारा या प्रतिनिधि सभा द्वारा या सीनेट द्वारा? तो संधियों के लिए पुष्टिकरण भैया आवश्यक है सीनेट द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी संधि करेगा तो उसकी पुष्टिकरण सीनेट करती है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। इसका एक सेशन और ले आएंगे, एक वीडियो और आपके सामने लाएंगे जो आपके सामने कल आएगा। और हम फिर आपसे बोलते हैं कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए हिंदी भाषी राज्यों में कहीं भी कोई भी प्रश्न कार्यपालिका से संबंधित या आपके पोल्ट्री विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आया है तो हम उसका संग्रह करके आपके लिए लाते रहेंगे। अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह सेशन लाते रहेंगे। बस आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं और लाइक कमेंट करते रहें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए मेहनत करें। तो इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। अगला वीडियो कल आपके सामने आएगा। धन्यवाद।